हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आइए जानते हैं सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कोई भी वर्ड या एक क्रमबद्ध तरीके से अक्षरों का सजाया या आगे बढ़ने का क्रिया होता है। मतलब एक खास अंतराल से अगर हम मैथमेटिक्स के अक्षर को अरेंज करें, एक खास अंतराल पे पुनरावृत्ति करते हुए लिखें, तो उसको हम लोग कहेंगे एपी, मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी। समानांतर मतलब अर्थमेटिक मतलब होता है समानांतर। समानांतर मतलब समान अंतर से, समान अंतर से, समान अंतर से। प्रोग्रेशन मतलब होता है बढ़ना, लगातार बढ़ना। समान अंतर से बढ़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि हमारी जो श्रेणी है वो बढ़ेगी। ये भी हो सकता है कि हमारी श्रेणी घटे, तो निगेटिव फॉर्म में भी जा सकता है, निगेटिव से पॉजिटिव फॉर्म में जा सकता है, पॉजिटिव से निगेटिव फॉर्म में जा सकता है। इस टर्म में आने वाले जो शब्द होते हैं वो को होते हैं सार्व अंतर, सार्व अंतर। सार्व अंतर ये आपको होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। अब ये कॉमन डिफरेंस क्या होता है। कॉमन डिफरेंस जिस अंतराल से हमारी श्रेणी जो है वो बढ़ रही है, जितने के अंतराल पर हमारी श्रेणी बढ़ रही है वो होता है कॉमन डिफरेंस। जैसे अगर हम कोई श्रेणी एपी ले लें, कोई श्रेणी अगर हम ले लेते हैं जैसे कि 7, 5, 3, 2 डॉट डॉट डॉट, तो इसमें देखिए एक खास अंतराल से 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, यानी 2 के डिफरेंस से ये श्रेणी घटते हुए क्रम में चल रही है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमारा श्रेणी जो होगा अक्सर पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव भी हो सकता है। एक दूसरी श्रेणी लेते हैं 9, 11, 13, 15, 17। अब देखिए ये श्रेणी +2, +2, +2, +2, +2 के हिसाब से बढ़ रही है। तो ऐसे ऐसे श्रेणी जो होता है ये आपको, ये हो गया आपको निगेटिव श्रेणी और ये हो गया आपको पॉजिटिव श्रेणी। पॉजिटिव श्रेणी मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में, निगेटिव श्रेणी मतलब कि घटते हुए क्रम में। तो एक नकारात्मक श्रेणी हो गया और दूसरा हो गया धनात्मक श्रेणी। एक घट रहा है और दूसरा बढ़ रहा है। अब इसमें आप एक खास अंतराल से बढ़ रहा है, कि एपी हो गया। इसमें आपको लिखे हैं सार्व अंतर। कॉमन डिफरेंस क्या होता है। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मतलब जिस अंतराल से बढ़ रहा है, ये देखिए एक टर्म में से दूसरा टर्म, दूसरे टर्म फिर तीसरा टर्म से चौथा टर्म, ये जो है एक खास अंतराल पे बढ़ रहा है। तो ये खास अंतराल पे जो बढ़ने की क्रिया है वो कहलाता है हमारा कॉमन डिफरेंस, और जितना के अंतराल से बढ़ता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है ये तो हम लोग जान गए। इसमें एक आता है ए एन या एल, ये हमेशा देखने को मिलता है। ए एन या एल, ए एन या एल जो होता है किसी श्रेणी का, किसी श्रेणी का, किसी श्रेणी का अंतिम पद होता है। अंतिम पद ये होता है ए एन या एस एन, सॉरी ए एन या आपको एल। अब एक टर्म आता है इसमें एस एन। क्या होता है एस एन? जो होता है, जो हमारी श्रेणी चल रही है, इस चलते हुए श्रेणी के सभी टर्मों का योग। एस एन जो होता है श्रेणी का योग, अंग्रेजी में बोले सम ऑफ टर्म। ये हमारा हो गया एस एन। अब ये सब
ये तो समझ में आ गया कॉमन डिफरेंस क्या होता है, एपी क्या होता है, एन क्या होता है, एसएन क्या होता है। एन में किसी भी श्रेणी का अंतिम पद होता है। अगर हम ऐसे लिखते हैं, किसी श्रेणी को लिखते हुए चले जाते हैं, जैसे लिख रहे हैं 5, 7, 9, 11, 13 और 14, ये जो अंतिम में यहाँ पे अगर श्रेणी खत्म हो जाती है तो इसको हम लोग कहते हैं, ये हमारा हो गया ए एन, वो है ए एन। ये श्रेणी जो होती है, जो श्रेणी अंत में जाके खत्म हो जाती है, इसको कहा जाता है फाइनाइट श्रेणी। अब श्रेणी जो होता है वो होता है दो प्रकार से, एक होता है परिमित या फाइनाइट श्रेणी, फाइनाइट प्रोग्रेशन। और दूसरा होता है अपरिमित या इनफाइनाइट प्रोग्रेशन। हम जानेंगे परिमित श्रेणी क्या होता है, अपरिमित श्रेणी मतलब फाइनाइट प्रोग्रेशन क्या होता है, इनफाइनाइट प्रोग्रेशन क्या होता है। तो जो श्रेणी, जैसे हम यहाँ पे एक श्रेणी ले लेते हैं 11, 15, 19, ये श्रेणी किसी, इसका कोई अंतिम पद ले रहे हैं, मान के चलिए हम यहाँ पे 76, ये श्रेणी जो है आके यहाँ पे इंड हो जा रही है, यानी इसका अंतिम पद क्या हो जा रहा है 76, तो ये श्रेणी अंत हो जा रहा है इसका, तो ये हम लोग कहेंगे फाइनाइट प्रोग्रेशन, मतलब कि एक निश्चित अंतराल पर जाके क्या हो गया है, खत्म हो गया है। दूसरा श्रेणी ले लेते हैं अपरिमित श्रेणी क्या होता है, वैसा श्रेणी जो अंत ना हो और मतलब लगातार कंटिन्यूअस बढ़ता रहे, जैसे 11, 13, 15 डैश 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 करके छोड़ दिए। अभी हमें पता नहीं है कि ये जाएगा कहाँ तक, ये क्या है, इनफाइनाइट है, मतलब अंत तक जा रहा है, तो इसको कहा जाता है इनफाइनाइट प्रोग्रेशन, मतलब कि अपरिमित श्रेणी। अभी हम लोग समझ गए, एन समझ लिए लोग क्या होता है, किसी टर्म का अंतिम पद। डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इसको डी से सूचित किया जाता है, वो आपको होता है दोनों के बीच का अंतर। कोई भी श्रेणी है उसके जो कितने के अंतराल से बढ़ रहा है वो होता है डी। एसएन क्या होता है, ये समझ में आ गया, एक श्रेणी के सभी टर्मों का योग जो होता है एसएन होता है। एपी, अगर हम कोई एपी ले लिए हैं A1, A2, A3, A4 डैश डैश डैश, इसकी जगह पर हम रख लेते हैं 7, 9, 11, 13। कॉमन डिफरेंस जो होता है किसी भी लगातार 3 टर्म का, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम शुरू से ही लेंगे, पूरे श्रेणी में कहीं से भी ले सकते हैं। लगातार 3 टर्म, लगातार 3 टर्म्स ले लें तो दूसरे टर्म का पहले टर्म से डिफरेंस और तीसरे टर्म का दूसरे टर्म से डिफरेंस हमेशा आपस में बराबर होता है, तभी वो श्रेणी जो होता है वो एपी में कहलाएगा, अन्यथा वो एपी में श्रेणी नहीं कहलाएगा। जैसे हम इस श्रेणी का डी लिखते हैं, इसका सेकेंड टर्म है A2 और फर्स्ट टर्म है A1, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। ई कंडीशन हमेशा अप्लाई होगा एपी का। कॉमन डिफरेंस कभी भी लगातार अगर 3 टर्म को लेते हैं तो ये तीनों टर्म को अगर सेकेंड टर्म में से पहले टर्म को घटाएं, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को अगर माइनस करते हैं तो दोनों इक्वल आता है, तो भी कहा जाता है कि हमारा श्रेणी जो है वो एपी में है, अन्यथा श्रेणी एपी में नहीं है। और जो हम लोग को डिफरेंस लेने पे आता है वही होता है कॉमन डिफरेंस, यानी कि सारवंतर। ये क्लियर हो गया। तो अगर हम इस टर्म को चेक करना चाहें 7, 9, 11, 13 एपी में है या नहीं, तो उसको चेक करेंगे यही डी ले करके। सेकेंड टर्म में 9 तो 9, फर्स्ट टर्म में 7 तो 7 इज इक्वल टू थर्ड टर्म में 11 माइनस सेकेंड टर्म में 9, इधर भी 2 इधर भी 2।
अतः हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो ये श्रेणी है वो एपी में है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये श्रेणी जो है एपी में है। समझ में आ गया एपी क्या होता है और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, यहाँ तक समझ ले लो। अब चलते हैं प्रश्न की तरफ। अब देखते हैं किताब के क्वेश्चन को। एक्सरसाइज 5.1। अब एक्सरसाइज 5.1 का पहला नंबर जो आप लोगों का क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित संबंधों में से किसका संबंध एपी में है और क्यों है, तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं। अब उसमें रिलेशन दिया हुआ है, जिसका 1 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। कहने का मतलब ये हो रहा है कि अगर कोई आदमी मान के चलिए 5 किलोमीटर का सफ़र तय करता है, 5 किलोमीटर का, तो पहले किलोमीटर का जो किराया है वो फिक्स है कि ये 15 रुपया ही रहेगा। पहले किलोमीटर का किराया जो है वो 15 रुपया है और इसके बाद से 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर, जितना भी किलोमीटर जाएगा, इस 1 किलोमीटर को छोड़ के बाकी अतिरिक्त किलोमीटर के लिए जो किराया लगने वाला है वो लगने वाला है 8 रुपया। तो हम जैसे मान के चलते हैं कि कोई आदमी 5 किलोमीटर के लिए गया है तो पहले मीटर का किराया उसका लगेगा 15 रुपया, दूसरे किलोमीटर का किराया अब 8 रुपया इसमें क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो 15 8 23 रुपया। ऐसे ऐसे करके ये श्रेणी जो होगा अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया बढ़ता जा रहा है। अब फिर तीसरा किलोमीटर के लिए किराया जो होगा वो 23 8 31 रुपया। ऐसे श्रेणी जो होगी बढ़ती जाएगी। अब ये मान लेते हैं हमारी हो गई श्रेणी, और इसको चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है। अगर है तो क्यों है। हम लोग पहले श्रेणी बना लिए। अब हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं डी सारबंतर जो होता है वो अगर किसी एपी के 3 टर्म को लेते हैं और सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाते हैं, मतलब कि 23 में से 15 घटाते हैं और बराबर तीसरा टर्म में से सेकेंड टर्म को घटाते हैं तो 31 में से 23 को घटाते हैं, तो दोनों इक्वल आना चाहिए। तो 23 में से 15 चला गया 8, 23 में से 31 में से 23 चला गया तो 8, ये क्या है, इक्वल आ रहा है। तो ये जो हमारी श्रेणी प्राप्त हो रही है ये क्या प्राप्त हो रही है, एपी में है। तो अतः ये श्रेणी किस में है, एपी में है। बढ़ते हुए जा रहा है, प्रत्येक अगले किलोमीटर के लिए 8-8 रुपये के रेशियो से क्या हो रहा है, आगे पर बढ़ रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है ये क्लियर हो गया कि हाँ ये जो श्रेणी में इसका संबंध जो है वो एपी में है, मतलब कि एक खास अंतराल से यानी 8 रुपया के अंतराल से ये बढ़ते हुए आगे बढ़े चल रहा है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो इसको मिटा लें। अगला प्रश्न है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। अब इस रिलेशन को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले अगर बेलन में हवा भरा होगा तो रिलेशन किससे होगा, बेलन के वॉल्यूम से होगा। बेलन के वॉल्यूम मतलब कि आयतन से। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r²h, ये हो गया बेलन का आयतन। तो फर्स्ट कंडीशन में आयतन कितना है, पाई r²h, फर्स्ट कंडीशन में हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। अभी जो वॉल्यूम है बेलन का वो पाई r²h है। अब अगली बार जब पंप उसमें से हवा चूस के निकालेगा तो इसका 1/4 भाग बाहर निकाल देगा। तो सेकेंड बार में
सेकेंड बार में इसमें हवा कितना बचेगा, तो पाई आर स्क्वायर एच का अगर 1/4 भाग बाहर कर लिया तो हमारे पास कितना बच गया, पाई आर स्क्वायर एच का कितना बचा, 3/4 भाग। 1/4 भाग बाहर निकाल लिया है तो अब बचेगा कितना, 3/4 भाग। 3/4 भाग इसका बच गया, या यूं कहे कि पाई आर स्क्वायर एच में से 1/4 पाई आर स्क्वायर एच घटाएं तो कितना बचेगा, तो यही वाला बचेगा, पाई आर स्क्वायर एच का 3/4 भाग। तो हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अगर आप लॉन्ग टर्म में इसको बनाते हैं तो ये वाला होगा। अब आप पाई आर स्क्वायर एच लिखिएगा, फिर इसमें से 1/4 लेके घटाइएगा तब इतना आएगा। हम पहले डायरेक्टली लिख दिए आपको समझाने के लिए। कभी भी ये नीचे वाला टर्म जो होता है ये टोटल होता है। अगर एक भाग निकालना हो या 2 भाग निकालना हो तो इसमें से घटा के उसको ऊपर लिख दीजिए, जो बच गया वो शेष है। क्लियर हो गया? तो थोड़ा सा शॉर्टकट भी सीखिए लो। तो ये हो गया, टोटल हो गया 4 भाग। 4 भाग में से ये पहले क्या कर चुका है, उसमें से 1 भाग निकाल दे रहा है तो कितना बच गया, 3/4। तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिए थे कि पाई आर स्क्वायर एच गुना 3/4 भाग बच गया। ये हो गया सेकेंड टर्म। अब आते हैं थर्ड टर्म। थर्ड क्या होगा, अब हमारे पास बचा हुआ है 3 पाई आर स्क्वायर एच बटा 4। अब 3 पाई आर स्क्वायर एच का फिर से 1/4 भाग बाहर निकाल देगा तो फिर से कितना बच जाएगा, 3/4। 1/4 निकाल दिया तो बचा हुआ कितना है, 3/4। क्योंकि हमसे क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है कि प्रत्येक बार शेष का 1/4 भाग बाहर निकाल रहा है। तो 3 पाई आर स्क्वायर एच बाई 4 का 1 भाग, फिर 1/4 निकाल दिया, फिर 3/4 बच गया। अब ये कितना प्राप्त हो जाएगा हमको, 3 3 जा 9 पाई आर स्क्वायर एच बटा 16। अब इतना हमारे पास बचा हुआ है। एक फोर्थ टर्म भी ले लेते हैं। फोर्थ टर्म अब इतना बचा हुआ है, कितना, 9 पाई आर स्क्वायर एच बटा 16। अब 9 पाई आर स्क्वायर एच, अब फिर इसमें से 1/4 हिस्सा बाहर निकाल देगा तो बच कितना जाएगा, फिर 3/4। तो ये कितना हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 27 पाई आर स्क्वायर एच बटा 16 चौका 64। अब इस टर्म को हम लोग चेक करेंगे कि एपी में है या नहीं। तो एपी में चेक करने के लिए पहले ही बताए थे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं और थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करते हैं। तो देखते हैं कि ये इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। घटाते हैं। एक काम करते हैं, हम पूरे पाई आर स्क्वायर एच को x के बराबर कर लेते हैं। कैलकुलेशन में थोड़ी सी आसानी रहेगी। तो पहले था हमारा x, पहले था x, तो सेकेंड टर्म में से यानी 3x बटा 4 में से x माइनस कर लेते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, और बराबर थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म कितना है, 9x बाई 16 माइनस 3x बाई 4। घटा के देखते हैं। इस वाले टर्म का एलसीएम 4 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 3x माइनस 4x। इस वाले टर्म का एलसीएम 16, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 9x और माइनस 4 चौका 16 चाहते हैं 12x। अब ये आपको हो गया माइनस x बाई 4 इज इक्वल टू माइनस 3x बाई 16। यहाँ पे ये गलत हो गया क्योंकि ये टर्म जो है इस टर्म के बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो ये हमारा क्या होगा, एपी में नहीं होगा। तो इसको हम लिखेंगे a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 नॉट इक्वल टू। अतः यह एपी में नहीं है। अतः एपी में नहीं है बिकॉज, क्योंकि इसका सारवंतर जो है वो सेम नहीं आ रहा है। एक साइड x बाई 4, एक साइड माइनस 3x बाई 16। तो ये कतई दोनों आपस में इक्वल नहीं है।
इसलिए ये वाला क्वेश्चन का आंसर जो होगा एपी में नहीं है, क्योंकि इसका सार बनतर आपस में बराबर नहीं है। अब चलते हैं अगले। तीसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। थोड़ा फास्ट करेंगे लोग, शुरू में समझना तो धीरे धीरे कर रहे थे लोग, और थोड़ा तेज करेंगे लोग। प्रथम बार का लागत पता है, प्रथम बार का लागत 150, दूसरा लागत 150 प्लस 50 200, तीसरी लागत 200 प्लस 50 250, चौथी लागत 250 प्लस 50 बराबर 300। जैसा कि पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं किलोमीटर वाला, सेम क्वेश्चन वही है। इसमें सब में देखिए यहाँ पे 50-50 का डिफरेंस है। अगर इसको हम लोग लेते हैं डी निकालने के लिए, यहीं A2 माइनस A1 यानी 200 माइनस 150 इज इक्वल टू 250 माइनस 200, दोनों बगल आ रहा है 50-50। इसका मतलब ये वाला टर्म जो है क्या है, एपी में है। बात खत्म। अब देखते हैं लोग अगला प्रश्न। तो लास्ट प्रश्न देखते हैं, ये 4 नंबर प्रश्न है आप लोगों का। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो ये वाला कंडीशन आपसे ये पूछ रहा है कि ये एपी में होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसका निकालना पड़ेगा मिश्र धन। अगर शॉर्टकट में लेके हम बना देंगे तो फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए विस्तृत इसको फिर ले चलना पड़ेगा। लेके चलते हैं। तो फर्स्ट बार में अगर हम A1 निकालें, मतलब कि अमाउंट फर्स्ट यानी मिश्र धन 1, तो इसको अगर मिश्र धन 1 निकालिएगा तो इसका पहले देख लेते हैं। P बराबर दिया है 10,000 रुपया और R बराबर दिया है 8%। दो तरीका से निकाल सकते हैं। एक तो फॉर्मूला पे निकाल सकते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बटा 100 के पावर टाइम के थ्रू, और एक दूसरा तरीका अपना है, इसका ब्याज निकाल के ऐड करके लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा सिंपल रहेगा। तो 10,000 रुपया का 8% अगर हम निकालते हैं, 10,000 रुपया का 8%, तो ये आपको आ जाएगा 800 रुपया। तो 800 रुपया ये प्लस में आपका 10,000 रुपया, तब ना अमाउंट बनेगा। तब ये अमाउंट आपका बन गया कितना, 10,800 रुपया। 10,000 रुपया अमाउंट बन गया। A2 चेक करते हैं क्या होगा। A2 को निकालिएगा तो पहले 10,800 रुपया प्लस 10,800 रुपया का 8%, यानी 8/100। काटिए इसको, तो ये आ गया 864 रुपया। 864 रुपया। अब टोटल जोड़िए कितना हो जा रहा है, इसको आपको हो जाएगा 10,000 नहीं, 10,000 नहीं, 800 800 1600, मतलब कि हो जाएगा 11,664। यही ना बनेगा, हाँ यही बनेगा 11,664। ठीक है, 8 8 16, ठीक है 64, सही तो है। 4 4 8 8 16 के 6, सही है। 11,664 रुपया। ऐसे ही A3 को चेक करते हैं। A3 कितना आएगा, तो 11,664 प्लस 11,664 का 8/100%। सिंपल सा फंडा अपनाते हैं इसका, कोई डायरेक्ट इसको 8 से मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं, वहीं आसान रहेगा। 11,664 प्लस, तो दशमलव के बाद 2 अंक आएगा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो। 8 चौका 32, 8 छक 48 और 3 51, हाथ में लगा 5, फिर 8 छक 48 और 5 53, 3 हाथ में लगा 5, और उसके बाद आ गया 8 एकम 8 और 5 13 के 3
हाथ में लग गया 1 और 8 एकम 8 है 1 9 और 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव आ गया। तो इसका अमाउंट जो निकल गया वो कितना आएगा 0.1243 6 और 3 9 और उसके बाद फिर आ गया 6 और 9 15 के 5 1 का 1 2 12,597 रुपये। अब चेक करते हैं फिर एपी में है कि नहीं है। वही वाला फंड अपनाएंगे। डी बराबर क्या होगा A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, A2 माइनस A1, इसमें से इसको घटाएंगे इसमें से इसको घटाएंगे तो घटाते हैं 11,664 में से पहली बार कितना आया था अमाउंट 10,800 बराबर 12,597 रुपया 12 पैसा में से घटाएंगे 11,664 रुपया। तो पहले दिख रहा है एपी में नहीं होगा। अब ये निकालते हैं, इसमें से ये घटेगा तो ये आ जाएगा 864 और दोबारा इसमें से इसको घटाया जाएगा तो कितना आएगा। है तो सिंपल सा 12 पैसा, 7 में से 4 चला गया तो 3, 9 में से 6 चला गया तो ये भी 3, 5 में से अब जाएगा 6 तो नहीं जाएगा 3 नहीं लगेगा, 15 में से 6 चला गया 9, ठीक है। और बाकी तक नहीं। अब ये देख रहे हैं ये इक्वल नहीं आया तो बराबर नहीं है, तो अतः यह एपी में नहीं है। तो आज हम लोग 1 नंबर प्रश्न का, ये थोड़ा सा सब फंसने वाला क्वेश्चन था, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो गया इसलिए आज, और आज फर्स्ट क्लास था तो फर्स्ट क्लास में थोड़ा सा टाइम लगता ही है समझाने में। कल से हम लोग और फास्ट करेंगे लोग और कोशिश करेंगे लोग कि अगले क्लास में ये एक्सरसाइज 5.1 का लगभग सारा क्वेश्चन कवर हो जाए। इसको आप लोग बनाइए, कोशिश कीजिए, और नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, हम फिर आपको दोबारा बताएंगे। और इस सेशन को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम यहाँ पे आपको लगभग 10 क्लास का सारा कोर्स देने का कोशिश करेंगे, वो भी फ्री में। यहाँ पे आप लोगों का कोई चार्ज कभी भी नहीं लगेगा। लगभग सारा 10th क्लास का कोर्स यहाँ पे आपको कंप्लीट पढ़ाने वाले हैं।